जनाब पिछली बार ये कह कर गए थे कि आप बताइए कि मैं व्लॉग कैसा बनाऊं और आप कंटेंट के रूप में क्या देखना चाहते हैं। एक व्लॉगर परेशान होकर अगर ये पूछे अपने ऑडियंस से कि मुझे बताइए कि मैं क्या व्लॉग बनाऊं, बच्चे के ऊपर मैं व्लॉग बना चुका हूं और मैडम की बीमारी अब खत्म होने पर है, अब आगे मेरा व्लॉग यानी चैनल चलेगा कैसे। तो आखिरकार परेशान होकर लौट कर सिर्फ और सिर्फ मैडम की बीमारी रह गई है तो उसी के ऊपर अपना व्लॉग नया लेकर आ गए। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि बीमारी के ऊपर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल सकता हूँ कि पिछले 2-3 व्लॉग जो आए हैं उसमें इन्होंने अपनी बीमारी को बिल्कुल क्लीन चिट दी है। डॉक्टर्स ने सारा का सारा कहा है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके टेस्ट सारे नॉर्मल आ रहे हैं, अब ये आगे की रेमेडी क्या होगी ट्रीटमेंट की ये उसके ऊपर जा रहे थे। और अचानक ही अब क्या है, सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दिया, सारा अभी तक का खड़ा हुआ पहाड़ सारा ढहता हुआ दिखाई दिया। अब समझ में नहीं आ रहा, ब्लैक एंड दिखाई दे रहा है इन्हें कि आगे करें तो करें क्या। तो अब इन्होंने सोचा कि इसको और दिन रिवाइव करने के लिए ऐसा करते हैं कि कुछ और डॉक्टर्स की ओपिनियन ले लेते हैं। डेफिनेटली बात है कि अगर सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन के लिए जाएंगे तो विदाउट टेस्ट वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो कुछ नए टेस्ट कराएंगे। इस तरीके से कुछ दिन और ये चलता रहेगा। हम ऐसे ही मुंह बनाकर आ जाएंगे और सुनाने लगेंगे और बात बताने लगेंगे, और लोग ऐसे हैं कि भोले भाले लोग हैं तो बीमारी इन सब के नाम से आ जाएंगे। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की काफ़ी सारी जनता और जो इनके पड़ोसी मुल्क की जनता है जो ख़ास तौर से इनको पसंद करती है, वो सारी की सारी इस तरीके की है कि वो सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा टच में नहीं रहती है। तो ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कहाँ जा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या स्टोरी डाल दी, इनका क्या एक्टिविटी चल रही है, उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो उनके पास जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ये व्लॉग ही सहारा रहता है। इसलिए व्लॉग में जो बता देते हैं वो विश्वास कर लेते हैं। यहाँ देखा जाए तो एक साइकोलॉजी काम करती है कि लोगों के अंदर जो एक अच्छी भावना है या फिर किसी को दुखी ना देखने की भावना है, उसको आप छेड़ दो तो वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। और इस करके जब ये इस तरह के टाइटल डाल देते हैं, इनके व्लॉग देखने के लिए लोग आ ही जाते हैं ये जानने के लिए कि भाई सब कुछ ठीक है या नहीं। तो व्लॉग का टाइटल डाला है MRI स्कैन रिपोर्ट्स अपडेट गिफ्ट फॉर DP। अब आप बताइए, अगर ये खाली MRI की रिपोर्ट की अपडेट देना था तो भाई एक छोटी सी स्टोरी लगा दो। और व्लॉग में वैसे देखा जाए तो कुछ है भी नहीं। ये MRI कराने गए थे और MRI कराने गए हैं तो गाड़ी में बैठे हुए हैं, जनाब के आगे के बटन खुले हुए हैं, चश्मा लगा हुआ है, गाड़ी की जो रूफ टॉप है उसका स्क्रीन हटी हुई है, इसलिए नेचुरल लाइट इन दोनों के फेस पर भी आ रही है। ये आदमी वैसे व्लॉग तो बनाता है अपनी बीवी की बीमारी के, लेकिन मुझे कभी भी ये सीरियस दिखाई नहीं दिया। मैडम बात करते करते सीरियस हो जाती हैं, मैडम जो भावुक भी हो जाती हैं, मैडम की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। पर आप एक भी व्लॉग बता दीजिए कि जब जनाब भावुक हो गए हों, उनके चेहरे पे जो है इस तरह के भाव आ गए हों कि जैसे कि भाई अभी रो जाएंगे, या उनकी आंखों से एक आंसू आए हो। मानते हैं मर्द जो है स्ट्रांग होता है, लेकिन भाई आपके बात करने से, आपके चेहरे के भाव से इन सब से पता लग जाता है कि कब वो इमोशनल हो गया। और फिर जब इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो फिर मर्द क्या और औरत क्या, ये तो सब हो ही जाता है। जिस तरह से ये मैडम से पूछ रहे हैं कि भाई मैं MRI के बाद में तुम्हें कैसा लगा, सॉरी ये पूछा कि कैसा रहा, मतलब वो MRI करा के आ रही है उससे ये पूछ रहा है कैसा रहा। एक दिन इसके BP जो है ऊपर नीचे हो गया था तो इसके मुंह लटक गया था इस आदमी का। खुदा ना करे अगर इसको कोई भी 19-20 चीज हो जाए तब देखने वाली बात होगी इसके चेहरे को। ऐसा कहते हुए शरारत बड़ी तरीके से कह रहा है। और जब मैडम ये कहती हैं कि भाई इस बार आप बताइए, तो जीभ आधी दबी हुई है होठों में और शरारत की सी मुस्कान है। और फिर सबसे पहले तो यार इसका जो छपरी लुक है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मतलब ये कौन गेटअप है, कौन सा रोल ले लिया, कौन सी फिल्म मिल गई, कौन सा सीरियल मिल गया भाई, इतना छपरीपना लुक है। और इतनी जल्दी जल्दी इसके लुक बदलते क्यों हैं। इसे ना कुछ काम मिल रहा है, काम मिलने का ड्रामा ही करता रहता है, काम तो कुछ मिल नहीं रहा है इसको। उसके बाद में एक के बाद एक अपना लुक तो ऐसा बदलता रहता है जैसे इसके सीन बदल रहे हो, इसके अलग सेट पे अलग अलग शॉट्स चल रहे हो। और मैडम पता नहीं किस डिल्यूजन में है कि मेरे हर स्कैन में, हर MRI में, हर तरह के स्कैन में, हर CT स्कैन में इनका जो टेंशन जो है ना वो बहुत रहता है। ये किस दुनिया में है। हमें कभी भी ये आदमी टेंशन में नहीं दिखाई दिया। किसी की बीवी को इतनी भयंकर बीमारी हो जाए और साथ में एक छोटा बच्चा भी हो, भाई उसके आदमी का कितना बुरा हाल होगा। ये आदमी ये करता रहता है कि वहाँ पे बालूशाही बहुत अच्छी मिलती थी, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी शेक बहुत अच्छा था, ये
रूम अच्छा नहीं है, इसका सोफा ऐसा है, मैं इस सोफे को याद करता हूँ। ये आदमी एक दिन भी इमोशनल नहीं दिखाई दिया। देखिए सब लोगों के साथ में ये होता होगा। मेरी वाइफ का भी ऑपरेशन हुआ, उस दिन ना जाने कितने सारे हमारे रिलेटिव, जो क्लोज रिलेटिव हैं बहुत ज्यादा, वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे। लेकिन मुझे वो सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उनको क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। उनको बैठाया, सब कुछ किया, लेकिन दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस ऑपरेशन में लगा हुआ था। जितने घंटे बताए गए थे ऑपरेशन के, वो टाइम पूरा हो चुका था। उसके बाद में टाइम काटना मुश्किल हो रहा था। सिर्फ दिमाग में दरूद शरीफ पढ़ी जा रही थी, अल्लाह से दुआ करी जा रही थी। हालांकि डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन जब तक आपका पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में रहता है, आपके दिमाग में धुक धुक चलती रहती है। वो सब लोग मेरे लिए खाना लेकर आए, चाय लेकर आए, कुछ नाश्ते की चीजें लेकर आए, पर मैंने वो कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने सबको जो है चाय देनी शुरू करी, तो उन्होंने एक चाय का कप दिया, सिर्फ वो ही अपने हाथ में लिया, क्योंकि किसी चीज का ऐसे ना कहना अच्छा नहीं लगता। खाने की चीजों को ना कह दिया कि भाई अभी मेरा मन नहीं है और मैंने अभी कुछ देर पहले खाया था इसलिए अभी नहीं खा सकता, ऐसा बहाना लगा दिया। मुझे इतना पता है कि वाइफ हस्बैंड का जो रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन होता ही ऐसा है। जब वो हॉस्पिटल के में ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, तो उसको पूरा ऑपरेशन थिएटर के बाहर तक, जहां उसको उनको प्रिपेयर कराया जाता है, वहां तक मैं उसका हाथ पकड़ के गया था, और उसने मेरा हाथ इतना कस के पकड़ रखा था, बिना कहे मुझे समझ में आ रहा था कि वो अंदर से कितनी घबराई हुई है और उसको मेरा हाथ पकड़ने से कितनी ज्यादा दिलासा मिल रही है। भाई जिनके साथ में बहुत सीरियस इलनेस होती है ना, मैंने हस्बैंड एंड वाइफ को, वाइफ तो खैर मतलब लेडी तो थोड़ी सी इमोशनल होती ही है, लेकिन मैंने हस्बैंड्स को बहुत रोते हुए देखा है। मैं नहीं कह रहा कि मैं जनाब का रोना देखना चाहता था, लेकिन जनाब कहीं इमोशनल भी नहीं हुए, कहीं इतने भावुक भी नहीं हुए। लेकिन हाँ, बड़े अच्छी तरह से याद है इनको बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी, और तब ये कितने इमोशनल दिखाई दिए, व्लॉग से गायब हो गए, और दिखाई दे रहे थे तो कितने बेजार दिखाई दे रहे थे। वो इनका चेहरा मुझे अच्छी तरह से याद है। तो भैया दूसरे की बीमारी में तुम क्यों नहीं। और मैडम को कैसे वहम है इस बात का। इस बंदे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, इसे अपने बेटे से, अपने बच्चे से कोई लगाव नहीं है, अपनी वाइफ से कुछ लगाव नहीं है। हमेशा सोफे पे पड़े रहना, मोबाइल देखते रहना, मोबाइल चलाते रहना। इतने टाइम से काम मिल रहा है, काम मिल रहा है, काम मिल रहा है। एक काम मिला था वो भी चला गया, और बताएंगे वो काम भी इसी की हरकतों से गया है। और इनकी पीआर एक्टिविटी जो होती है वो उनकी वजह से गया है, क्योंकि ये कुछ ऐसा करते ही नहीं है, तो कोई इनसे क्यों करके लगाव रखे। प्रेशर टैक्टिक्स तो इन्होंने बहुत अपनाई कि किसी तरह से प्रेशर बने, लेकिन भाई इंडस्ट्री में काम ऐसे ही नहीं मिल जाता है। ये यार किस तरह की बातें करता है। अपनी वाइफ है, अगर वो इस बीमारी से गुजर रही है और उसके इतने सारे एमआरआई हो रहे हैं और वो एमआरआई से डरती है, तो बजाय इसके कि उसको मोटिवेट करे, वो उसको उल्टा उघाड़ रहा है, मतलब उसकी कमियों को सामने दिखा रहा है। एक बार भी इसने, इसकी हिस्ट्री रही है कि एक बार भी इसने एमआरआई जो वन गोल में नहीं कराया। भाई हिस्ट्री वर्ड जो जब यूज करते हैं किसी की आदतों के लिए यूज करते हैं कि भाई ये इस तरह की आदत है, ये हमेशा अगर मूवी देखने के लिए जाती है, ये हमेशा जो है सीन देख के कोई भी ऐसा सीन आता है तो डर जा। और ये इसकी हिस्ट्री है कि जब भी हम वहां जाएंगे तो ये इसकी आदत है कि वहां ये हमेशा ये कहती है कि मैं वो चीज जरूर खाऊंगी। भाई इस तरह की चीजों के लिए हिस्ट्री वर्ड यूज करते हैं, ना कि इस चीज के लिए कि इसकी हिस्ट्री रही है एक बार में से एमआरआई नहीं करा। अरे यार हद हो गई यार। कोई एमआरआई से डरता है तो उसको बजाय इसके मोटिवेट करने के आप दूसरों को भी डरा रहे हो। मतलब जो लोग सुन रहे होंगे तो वो एमआरआई के बारे में अपने दिमाग में कौन सी इमेज बना के चलेंगे। मुझे इतना पता है इस आदमी का अगर एमआरआई हो जाए ना तो इसकी क्या हालत हो जाएगी। जब आप इतनी हाई मैग्नेटिज्म के अंदर होते हो, और वो मैग्नेटिज्म क्योंकि वो बदलता रहता है अपना, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बदलते रहते हैं, इस तरह से जो अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और तुम्हारे पास कोई नहीं होता, सिर्फ आप मशीन के अंदर हो। और आप मान कर देखिए अगर इतना हाई मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत हाई वोल्टेज के साथ में प्रोड्यूस किया जाता है। मैं इंजीनियर हूं, मैं इसलिए समझता हूं इस बात को कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। मानते हैं सारे सेफ्टी फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर सोच के देखिए इतने ऐसे में आदमी का क्या हो जाएगा, भाई आप सोच भी नहीं सकते। और ये एक्सपीरियंस मेरे को भी हो चुका है एमआरआई का। अब मैडम जो थोड़ा सा अपने ज्ञान की बातों पे ले आई कि ये सारा चीजें ना यहाँ पर होता है, यानी दिमाग में होता है। ये मैडम जो लोग वाकई में इस तरह सोच लेते हैं ना कि ये सब चीजें दिमाग की हैं, कि डर क्या है, टेस्ट क्या है, और क्या होने वाला है, और कौन खुदा है और खुदा देखने वाला है, हमारी किस्मत में क्या है और उसने क्या लिखा हुआ है, वो जो लिखा होगा उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये सारे ज्ञान की जो बातें हैं ना, अगर ये ज्ञान की बातें मैडम कर रहे हो तो आप कभी भी इन चीजों से इतना घबराते नहीं, और उसका सामना जो है
तरीके से कर पाते। लेकिन चलिए, जैसा भी आपने किया है अपने आप में बहादुरी की चीज है, क्योंकि अगर बीमारी से कोई बाहर आ रहा है और सारी चीजों से गुजर के आ रहा है तो वाकई में वो हिम्मत के काबिल है और तारीफ के काबिल है। एटलीस्ट आप दूसरों के लिए हैं, कम से कम एक एग्जाम्पल तो बनते हो। वो देख सकते हैं कि हाँ भैया, अगर इसने कर लिया है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी इस चीज से बाहर आ सकते हैं। अब यहाँ मैडम में एक और थ्योरी ऐड कर देती है कि मशीन में मैं गई भी, आई भी, और मेरे को थोड़ा रोना भी आया। और रोना ठीक है, रोना जो है ना एंजाइटी को कम करता है। मैडम ये नई थ्योरी मत दो, ये ऐसी गलत गलत बातें मत फैलाओ कि अगर रो लोगे आप तो आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी और आपको जो है रिलीफ महसूस होगा। नहीं, ये आपकी अपनी थ्योरी है। अब आप देखिए, अपनी बातों में खुद फंसते हैं। मुझे तो यकीन हो नहीं रहा। ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, और जो है रूहान जो है घर पर है, उसको भी देखना है, वो काफी टाइम से हमारे साथ में नहीं है। मैडम का एड ऑन, मैडम का क्या कहना है, पिछले 10 दिन हमारे बहुत बिजी रहे हैं। वो बिजी किस में थे वो तो बता दो। तुम्हारा टेस्ट वगैरह अब हुआ है, लगभग 10 दिन पहले आप एडवाइस लेने और समथिंग करने के लिए गए थे। जना आपको कोई काम मिला नहीं है, मैडम के पास कोई काम है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डीकेआई के अलावा। तो मैडम ये 10 दिन कहाँ बिजी रहे? कोई व्लॉग नहीं बनाया, जनाब ने व्लॉग नहीं बनाया, मैडम ने व्लॉग नहीं बनाया। ये व्लॉग जो हम बात कर रहे हैं, एक ये व्लॉग है और सेम टाइम पे ही मैडम ने भी डाल दिया। तो आगे पीछे दोनों के व्लॉग आए हैं और व्लॉग भी टुकड़े टुकड़े में आए हैं। कोई कभी का है, कोई कभी का है, कोई कभी का है। और मैडम ने तो सिर्फ और सिर्फ, अगर प्रमोशन नहीं आता तो डेफिनेटली इनका शायद व्लॉग भी नहीं आता। 10 दिन बिजी कहाँ रहे, कैसे रहे बच्चे से दूर? भैया घर में रहकर भी ये बच्चे के पास में होते ही नहीं है। इनका सारा बच्चे का काम सिर्फ और सिर्फ नानी संभालती है, डी दादा संभालते हैं। वो बात दूसरी है कि डी दादा इस समय जो है नहीं, उनके साथ कुछ फिर दोबारा से कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हर बार इनका यही रहता है, दो बातें रहती हैं, कुछ दिन से व्लॉग नहीं बनाया, मन नहीं किया, बिजी थे। जब भी आते हैं कि एहसान करने के लिए आ जाते हैं कि देखो भी हमने व्लॉग डाल दिया। और आजकल तो क्या है कि मैडम ने भी यही कंटेंट पकड़ रखा है, जनाब ने भी यही कंटेंट पकड़ रखा है। दोनों का यही समझ में नहीं आता कि दोनों में से सही क्या है और गलत क्या है। एक ही चीज को वो भी बताती है और ये भी बताता है। तो कुल मिला के कंटेंट भी आज की डेट में दोनों के कॉमन हो गए हैं। पहले जैसे जनाब ने कंटेंट का बंटवारा कर रखा था, अभी आज की डेट में तो दोनों के कंटेंट भी एक ही हो गए हैं। यानी ना जनाब के पास कुछ कंटेंट है और ना मैडम के पास कुछ कंटेंट है। ले दे के बीमारी, बच्चा और फिर लास्ट में डीकेआई, और इसके बाद मॉल, और मॉल में जाके चश्मा लिया है, इस बार मैडम के लिए लिया है, सरप्राइज। और ये गिफ्ट है। गिफ्ट किस बात का है? एमआरआई होने का है। कमाल है भाई, एमआरआई होने का गिफ्ट है। बेशर्म आदमी ये भी कह सकता था कि अब आप पहले से बहुत अच्छी होगी, और मुझे बहुत खुशी है इस बात के लिए, इसलिए ये तुम्हारा गिफ्ट है कि तुमने इतनी अच्छी बीमारी के से इस तरह से लड़के तुम बाहर आई हो। डेफिनेटली एक मोटिवेशन होता। ये क्या एमआरआई के लिए है, और एमआरआई अब कई होने वाले हैं। तो कह रही है हर बार गिफ्ट मिलेगा? वो कह रहा हाँ। और फिर दोनों चश्मा लगा के निकल लेते हैं मॉल से। जनाब इस बीमारी वाले व्लॉग में भी पूरा फ्लॉन्ट कर रहे हैं। जो टी शर्ट पहन रखी है इन्होंने, वो आधी अंदर है, पैंट के अंदर है, और आधी उससे बाहर है। जनाब अगर चश्मा लगा लें तो वो तो चाहे मॉल में चले जाएं वहां पे भी नहीं उतरेगा, गाड़ी में चले जाएं तब भी नहीं उतरेगा। यहाँ तक कि दोनों ने लिफ्ट में भी चश्मा ऐसे ही लगाए रखा है। अब मैडम के साथ में क्या हुआ, यानी कि माँ के साथ में क्या हुआ है, ये बच्चे को भी बताना जरूरी है। उसको जो लगी हुई है, टेप लगी हुई है, वहाँ कैंडल वगैरह लगा हुआ होगा, तो उसके बाद में उन्होंने टेप वगैरह लगा दी है। तो वो टेप भी निकाल के दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे जो सुई लगी थी, यहाँ पे मम्मी का ये हुआ था, मम्मी रोई थी, मम्मी दर्द हुआ था। यार बच्चे से इतना ही काफी है कि मम्मी गई थी डॉक्टर के पास और मम्मी ठीक है, डॉक्टर ने बताया अब हम पार्टी करेंगे। बच्चे से नॉर्मली इसी तरीके की हंसी खुशी की बातें की जाती हैं। बच्चे के लिए भी चश्मा लेकर आया भाई, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक तो बड़ा है और दूसरा इस टाइप का चश्मा बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए। बच्चा भी क्या बाइकर है जो इस तरह का चश्मा उसके लिए लेकर आए हैं। और मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही निकली, बच्चे को भी बिल्कुल चश्मा पसंद नहीं आया। लगाते ही उसने इमीडिएटली उतार दिया और दोबारा लगाने के लिए कहा भी नहीं, क्योंकि चप्पल उसे पसंद आई और उसको पहनकर वो घूम भी रहा है। अननेसेसरी का बच्चे के साथ करें तो करें क्या, इनके दिमाग में यही नहीं आ रहा। इसी वजह से ये परेशान है ये आदमी कि मैं व्लॉग में दिखाऊं तो दिखाऊं क्या। बच्चे का भी इतना सब कुछ दिखा दिया, अब बच्चे से क्या करवाऊं, क्योंकि सब बच्चे से करवा कर दिखाता है। तो अब चद्दर ले ली और उसके अंदर डाला बच्चा और उसको झूला झूलाना शुरू कर दिया, और लगातार झुलाए जा रहे हैं। इट्स नॉट ए कंटेंट। ये बिल्कुल भी नेचुरल लग ही नहीं रहा कि जैसे ये सब किया जा रहा है। और अब जनाब आपको याद आ रही है कॉफी, के कॉफी जो बहुत फायदेमंद रहती है, डॉक्टर ने भी कहा था लीवर में भी ये बहुत अच्छी रहती है। और 4-5 कॉफी
या ब्लैक कॉफी 4-5 जो है बहुत ज्यादा होती है। यस, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, कॉफी को रिकमेंड करते हैं, ब्लैक कॉफी को रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि दिन में 2 काफी हैं और ज्यादा से ज्यादा हो गया 3, ये 4-5 और फिर उसके बाद में कितने ही ले लो, कमाल है यार। और हर बार अथेंटिक नहीं होता है कि भाई इसके जो बीज होते हैं, वो जो नट्स होते हैं, उसी से डायरेक्टली बनाई जाए। इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम। अगर होता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज जो दूसरी कॉफीज हैं आप उसको लेकर भी बना सकते हैं और उससे भी आप अपना फायदा उठा सकते हैं। और फिर सर्टेन टाइम भी बताए जाते हैं, ऐसा ही नहीं है कि कॉफी जैसे ये जनाब बता रहे हैं किसी भी टाइम पी लो, ऐसे पी लो, वैसे पी लो। कॉफी के लिए स्पेसिफिक टाइम बताए जाते हैं और नंबर्स भी आपको फिक्स रखने चाहिए, इतना ज्यादा हैवी डोज नहीं लेनी चाहिए। वैसे भी यूट्यूब की गाइडलाइन आई है कि फालतू की आप रिकमेंडेशन जो है ना दें, इसलिए भाई डॉक्टर की सलाह से ये सब करें, किसी की एडवाइस से भी ना करें, मेरी एडवाइस से भी ना करें, क्योंकि जो मेरे डॉक्टर ने कहा था मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपका डॉक्टर आपकी सेहत और आपके हिसाब से क्या बताता है वो जरूरी होता है। अभी ये व्लॉगर्स को ये ध्यान देना चाहिए कि कौन उनके कैमरे के साथ में कंफर्टेबल है, कौन नहीं है। उसके बाद में ये याया से यानी टिंकू से मजाक मस्ती कर रहे हैं कि उसने इनको बताया, सिंपल वे में बताया कि नाश्ते में वो क्या क्या इनको खिला सकता है, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने एकदम से, जैसे होटल का बहरा होता है ना, वो आपको पूरा मेनू गिना देता है, उसे रटे हुए रहते हैं, ऐसे ही उसने 4-5 डिशेस के नाम दे दिए कि आप ये ब्रेकफास्ट में अवेलेबल है या मैं बना सकता हूँ, मैं तुरंत आपको बनाकर खिला सकता हूँ। जनाब को उसके बोलने का स्टाइल पसंद आया। अब उसके बाद में वो लगे हुए हैं इसके में, एक बार और बोल के दिखाओ, एक बार और बोल के दिखाओ। भाई वो होटल का बहरा नहीं है जो उसने रट रखा है, इसलिए उससे जो है ये सब बार 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 गलती पे गलती हो रही है। और वहां पे धन्ना जो है वो काम कर रही है किचन में। जैसे ये कैमरा लेके पहुंचे और ये बात करे थे, वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल दिखाई दी। दूसरे की प्राइवेसी का, और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसका कम से कम ध्यान रखना चाहिए। क्यों करके जबरदस्ती वहां पे कैमरा लेके आप घुस रहे हो। रही बात टिंकू के साथ में कि 1 टेक हो गया, 2 टेक हो गया, 3 टेक हो गया, 50 टेक हो गया, लेकिन वहां वो जो पूरी तरीके से दे नहीं पा रहा। अरे ये तो बताओ तुम्हारा टेक कब होगा? तुम्हारा जो टेक है वो टेक के चक्कर में तुम्हारा इतने सोफे से टेक लगा के पड़े हुए हो कि आज की डेट में तुम्हारा जो कैरियर है वो टेक ऑफ होने को तैयार ही नहीं है। करते रहो तुम टेक 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 टेक, लेकिन जो सही टेक है तुम्हें अभी तक भी मिला नहीं है। उसके लिए भी और कोई नहीं, तुम खुद ही जिम्मेदार हो। तुम्हारा अपने आप को आइसोलेशन में रखना इंडस्ट्री के साथ में, इंडस्ट्री से, तो उसकी वजह से कुछ काम मिलने वाला नहीं है। ये जनाब चश्मा लगा के अपने बालों को इस तरह बिखारा के, तो ये छपरी पन्ना छोड़ दे भाई, घर में ही पड़ा है, कहीं नहीं, तेरे को कोई नहीं पूछ रहा। ये सारा भी स्किन केयर की वजह से है, जो जाके झूटीज वगैरह में ये सब कराते रहते हो उसकी वजह से है। अगर ये भी नहीं होता तो ये इतना भी नहीं दिखाई देता। और उसके बाद बालों का ये सत्यानाश कर रखा है भाई, जिस तरह से इसने बालों को कर रखा है, तो कई बार तो ये डाउट होता है कि ये जरूर जो है कुछ ना कुछ ये यूज करता है, आई मीन पैच वगैरह या कुछ ना कुछ यूज करता है। तो क्यों? क्योंकि इतने तेजी से बदलते हैं ये सब चीजें इसकी। और अब इसके बाद में एमआरआई की रिपोर्ट तो बतानी है, तो दोनों फिर दोबारा से आकर बैठ गए कि एमआरआई की रिपोर्ट आ गई है, उस पर 2 छोटे छोटे डॉट आए हैं। जिस तरह से तुम बीमारी को पकड़ के बैठे हो ना, तो ऐसे तो कभी भी बीमारी तुम्हारे से दूर होने वाली नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बीमारी इनको छोड़ना चाह रही है, लेकिन ये बीमारी को छोड़ना नहीं चाह रहे। सिंपल वे में डॉक्टर की जो एडवाइस है उसके अकॉर्डिंग चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और ये एक जर्नी है, धीरे धीरे करके ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अब 2 छोटे छोटे स्पॉट, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं और दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन इसको देखने के लिए हर महीने कराना पड़ेगा। भाई अगर इतनी डिटेल में बतानी है तो हमें रिपोर्ट दिखा दिया करो, और बाकी चीजें जो हम अपने आप सीरियसनेस समझ लिया करेंगे, उससे वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इनको बीमारी है भी या नहीं है। तब हमारी जो ना ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, अब इम्यूनोथेरेपी शुरू हो जाएगी। तो आपकी बीमारी है, कुछ ना कुछ उसका ट्रीटमेंट और ये सब चीज चलता रहेगा, जैसे कुछ मेडिसिन भी चल रही होंगी। इतना डिटेलिंग कंटेंट नहीं है तो बीमारी को इतना खींचो मत। सबको छोटे से रूप में भी खत्म किया जा सकता था, क्या हुआ क्या आया है, और अब उसके ऊपर ट्रीटमेंट चलना आया है, और ट्रीटमेंट से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यही था हमारा। लेकिन इनको बीमारी एक ऐसी चीज मिल गई है इलास्टिक की तरह
खींचे जा रहे हैं, पूरा पूरा व्लॉग खींच दिया। मैडम ने अपना व्लॉग खींच दिया। और अब मैडम जो एक और थ्योरी लेकर आई है, ये कह रही हैं कि मस्ती मजाक होता रहना चाहिए, घर में माहौल ठीक रहना चाहिए और हर समय जो है ये सब ठीक नहीं लगता। यस, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर बीमारी से बाहर आ गए हो तो ये बीमारी से बाहर होने के बाद में उस बीमारी को इतना पकड़ के नहीं बैठना, उसको बहुत थोड़े से मिनट में डिस्कस करना है। करना ज़्यादा है लेकिन डिस्कस कम करना है, माइंड में कम रखना है और उसको बोझ तो बिल्कुल नहीं बनने देना। जितना ज़्यादा डिस्कशन करोगे उतना ज़्यादा उसके बारे में चलता रहेगा। जो ट्रीटमेंट बताया गया ट्रीटमेंट करिए, जो दवाइयाँ बताई गई हैं दवाइयाँ कीजिए, जो परहेज़ बताया गया वो परहेज़ कीजिए और इस तरीके से अपनी ज़िंदगी से उसको एक पार्ट ज़रूर बनाइए, लेकिन उसको सब कुछ मत बना दीजिए अपनी ज़िंदगी का। भाई दूसरों को ज्ञान दे रहे हो तो अपनी ज़िंदगी में ये इसको यूज़ करके देखो ना। बस बार-बार कहते रहते हैं ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। मतलब कहते भी हो, बार-बार उसी चीज़ को डिस्कस करते रहते हो, छोड़ने को क्यों तैयार नहीं हो? अब मैडम अपना हेल्थ रिजीम जो भी लेके चल रही हैं कि डाइट किया, उसके बाद वॉक स्टार्ट किया, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टार्ट किया, तो ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। इसको प्रमोट करें, जितना करना है इस तरह से करें कि भाई मैंने अगर रिकवरी करी है तो कैसे करी है। उसको अगर करेंगे तो दूसरे लोगों को हिम्मत भी मिलेगी और समझ में भी आएगा यस ये अगर ऐसे हैं तो ये क्यों हैं ऐसे। उसके बाद में फिर ज्ञान देना शुरू हो गए कि भाई शुगर छोड़ दीजिए, आप कार्ब्स जो है कम कर दीजिए और ग्लूटेन हटा दीजिए अपने उससे। चलो ये तो कर भी लेगी, इसने तो कर भी लिया, 2 किलो कम कर लिया। जनाब तुम क्या करोगे? तुम्हारे से जिम तक तो मेंटेन हो नहीं पाता है। अब चलिए जहां से हमने ये शुरू किया था पॉडकास्ट वहीं आ जाते हैं। अब जनाब डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मैंने आपसे आइडिया मांगा था तो आइडिया दीजिए। भैया मैंने तो बहुत सारे कमेंट देखे लेकिन मुझे तो कहीं आइडिया मिला नहीं कि किसी ने जनाब को सीरियसली लिया हो और जनाब को कोई आइडिया दिया हो कि अब आप व्लॉगिंग में ये वाला कंटेंट यूज़ करिए। पता नहीं कहाँ से जनाब को एक कमेंट मिल गया है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने आइडिया दिया है कि आप कुकिंग यूज़ कीजिए। भाई हद है, एक आदमी जिसको कुकिंग की एबीसी भी नहीं आती अब उसको कुकिंग यूज़ करनी है और कुकिंग कैसे यूज़ करनी है एक छोटे से बच्चे के साथ है। अरे हद है यार, जिसने भी आइडिया दिया है बहुत ही बकवास आइडिया है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है एक छोटे से बच्चे पे कितना लोड डालोगे यार, कितना लोड डालोगे। सारा काम तो उससे करवा रहे हैं, सारी व्लॉगिंग उससे करवा रहे हैं। अब आज की डेट में वो कुकिंग में भी इनकी हेल्प करेगा। हद है यार, निकम्मेपन की हद है। तुम्हारे से कुछ नहीं हो सकता, बच्चे का ही सहारा रह गया। आखिरकार घूम फिर के बच्चा ही आ गया बीच में। दूसरे इसमें नया क्या है, मैडम तो ऑलरेडी कर रही हैं, मैडम यही काम कर रही हैं। उसे चेयर में बैठा के जो जनाब कह रहे हैं उसे रोटियां बिलवा रही हैं, पूड़ियां बिलवा रही हैं, उससे जो है सब्जी बनवा रही हैं कि अब चलो ऐसे छौंक दो, अब ये कर दो, अब गैस चला दो, अब इसे ठंडा हो गया अब इसे चला दो, इसे करके दे दो, ये सब कर दो। ये सारी चीजें मैडम तो करा ही रही हैं, तो इसमें नया क्या है। मतलब अब मैडम भी उस बच्चे को लेके कुकिंग किया करेंगी और ये जनाब भी उसको लेके कुकिंग किया करेंगे। भैया उसका बचपन थोड़ा सा जीने दो, उस पर रहम खाओ। और इनको व्लॉग का एंड करना हो डीकेआई के बारे में बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। व्लॉग चाहे कोई भी हो और लास्ट में तो आना ही आना है। भाई कौन खरीद रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। बस बच्चे को यहाँ पे भी यूज कर लो, उससे भी कुछ डिजाइन बनवा लो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी डिजाइनिंग बच्चे के हिसाब से ही है। किसी के गले नहीं उतरती, किसी को पसंद नहीं आती। चलिए आपका इस सब के बारे में क्या कहना है। ये आदमी आखिरकार बीमारी को कब छोड़ेगा और कब जिंदगी को सीरियस लेगा और कब लगेगा इसको कि भाई मेरे को ही कमाना है और मेरे को करना है, मुझे यहाँ सोफे पे नहीं बैठना। इससे ब्लॉग तक तो बनते नहीं, ब्लॉग तक बनाने के लिए दूसरों से सबसे सलाह ले रहा है। तो चलिए ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।